नमो नमः दोस्तों। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः इस विषय में कुछ जानकारी हासिल की थी कि इस वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर में भी दो प्रकार के समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। समान अक्षर जो सामान्यतः स्वर होते हैं जो एक समान दिखते हैं, और संधि अक्षराणी में जो दो स्वरों से मिलकर नए स्वर बनते हैं उन्हें संधि अक्षराणी कहते हैं। जैसे अ और ई से मिलकर ए बना, अ और ए से मिलकर आई बना, अ और ओ से मिलकर ओ बना, और अ और ओ से मिलकर के औ बना। लरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता, यानी कि बड़ा रूप नहीं होता, और संधि जो अक्षर होते हैं ये इनका छोटा रूप नहीं होता, और ये हमने पाणिनीय शिक्षा में पढ़ा है। उसके बाद अनुनासिक स्वर पढ़े। अनुनासिक स्वर वह होते हैं जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित किए जाते हैं, जो सामान्यतः चंद्रबिंदु से प्रदर्शित होते हैं। फिर व्यंजन पढ़े हमने कि व्यंजनों का उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक होती है, यानी कि व्यंजनों के उच्चारण में अ का जो जुड़ाव होता है वो केवल उच्चारण के लिए होता है। जैसे क में यदि अ जोड़ेंगे तो हम क बोल पाएंगे, ख में अ जोड़ेंगे तो ख बोल पाएंगे, ग में अ जोड़ेंगे तो ग बोल पाएंगे, और घ में अ जोड़ेंगे तो घ बोल पाएंगे, क्योंकि वो केवल उच्चारण के लिए है। और व्यंजन केवलम इत्येव, मतलब जिसमें हलंत लगा रहता है, ये व्यंजन होते हैं। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः। पहला भी जो भेद है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श वर्ण यानी कि मुख के किसी न किसी भाग को वह स्पर्श करते हैं, वह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि क वर्ग है। अब क वर्ग में सबसे पहले देखते हैं हम क ख ग घ ङ, और ये बोला जाता है किससे? कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उसके बाद जो च वर्ग है वो च वर्ग बोला जाता है तालु से। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है ना। उसी प्रकार से ट वर्ग है तो ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ये बोला जाता है मूर्धः से। किससे बोला जाता है? मूर्धः से बोला जाता है। ये सब हमारे मुख के भाग होते हैं। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग यानी कि दंताहा, है ना। दंताहा ये दंत वर्ण है। दंत दांतों का इनमें यूज होता है त थ द ध न। उसी प्रकार से फिर आता है प वर्ग। तो प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म। क्या आता है? प फ ब भ म। ये देखिए आप यहाँ पे प फ ब भ म, और ये प फ ब भ म बोले जाते हैं ओष्ठ से। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, है ना। ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो क्या बोले जाते हैं? प फ ब भ म। इस प्रकार से ये होते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण के बाद इनको 5 वर्गों में विभक्त किया जाता है। 5 वर्ग कौन कौन से है? क च ट त प। ठीक है, ये 5 वर्ग है। 5 वर्ग के बाद हम देखेंगे आगे अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण वो होते हैं जो सामान्यतः इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी इनको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अब अर्ध स्वर बोलते हैं उसी प्रकार से जैसे ई प्लस अ बराबर बनता है य। अब इसके उच्चारण के लिए इसमें अ जोड़ देते हैं, तो देखो यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। उसी प्रकार से री में अ जोड़ेंगे तो र बन जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ली में अ जोड़ देंगे ल बन जाएगा। ली प्लस आकृति, लाकृति। और ऊ में अ जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा सु प्लस आगतम, स्वागतम। अब ये जो य व य र ल व है वो ई री री और ऊ से मिलकर के बना है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अंतस्थ वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उसी प्रकार से ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करते समय मुख से उष्ण वायु यानी कि गर्म वायु का प्रयोग होता है। जब इनको उच्चारण करते हैं, जैसे हम बोलेंगे श श स ह, तो मुख से कैसी वायु निकलेगी? गर्म वायु निकलेगी। कैसी वायु निकलेगी? गर्म वायु निकलेगी। कैसी वायु? गर्म वायु। ठीक है, तो गर्म वायु जब मुख से निकले तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय गर्म वायु मुंह से निकले उनको कहते हैं ऊष्म वर्ण, यानी कि श श स ह।
उसके बाद होता है अयोग वाहु वर्णः, दो होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अब ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं, उच्चारण इनका इसके उच्चारण में सबसे पहले आता है। जैसे आप देख लो अंग है ना, तो अनुस्वार में सबसे पहले का योजन होता है, उसी प्रकार से विसर्ग में भी सर्वप्रथम का योजन होता है। अत्रापि अनुस्वारः केवलम बिंदी तथा विसर्ग जो दो बिंदी लगाते हैं इससे हम प्रदर्शित करते हैं। और एवमेव अत्रापि पूर्व योजितः अस्वर केवल उच्चारणार्थम, के अस्वर किस लिए, उच्चारण के लिए है। उसी प्रकार से अब देखेंगे हम व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है। जैसे आ ई उ ऊ है ना, तो देखो क में अ जोड़ा तो क बना, फिर का, फिक्की, फिक्की, फिक्कू, फिक्कू। इसी प्रकार से ख का बनेगा ख, खा, खी, खी, खू, खू, ग का ग, गा, गी, गी, गू, गू, घ का घ, घा, घी, घी, घू, घू। इसी प्रकार से ये कुछ अक्षर बनेंगे। अब आगे देखेंगे हम, ये सारे अभ्यास के लिए हैं जो आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आगे देखेंगे हम पित्राज्ञा। पित्राज्ञा यानी कि पिता का आदेश। लाकृति ही मतलब लृ वर्ण का रूप। एक एक हर एक, अजह बकरा, वधु विवाहिता नारी, मातृणम माता का ऋण, कृप्तम माना हुआ, लृकारः लृवर्ण ओम, एकाक्षर ब्रह्म, औषधम औषध, जिह्वा जीभ, नामधेयम नाम, भगिनी बहन, भ्राता भाई, पितामही दादी, पितामह दादा, मातामही नानी, मातामह नाना, सुश्री कुमारी, लक्ष्मी लक्ष्मी या सौंदर्य, उपाधि विशेषता, और प्रथम नाम मतलब पहला नाम, मध्य नाम बीच का नाम, अंत्य नाम अंतिम नाम, और कुल नाम कुल गोत्र या वंश का नाम। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिख रहा है गणेशः। गणेशः के बाद क्या है, गणेशः के बाद क्या है, नासिका। क्या है, नासिका। क्या होगा, नासिका होगा। ठीक है, नासिका के बाद क्या होगा, कपोतः। क्या होगा, कपोतः। कपोतः के बाद क्या है अगला, भारत देशः। क्या होगा, भारत देशः, है ना, भारत देशः। उसके बाद देखो क्या है, रामः। रामः के बाद क्या है, रामः के बाद है ढक्का, है ना। ढक्का के बाद क्या है, ढक्का के बाद है मृगः। क्या है, मृगः। मृगः के बाद क्या है, यज्ञ। क्या है, यज्ञः। यज्ञः के बाद क्या है, यज्ञः के बाद है पादः। क्या है, पादः। पादः यानी क्या होता है, पैर होता है। क्या होता है, पैर होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, चंद्रः, है ना। देखो यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स भी दे रखा है। क्या है, चंद्रः। क्या होगा, चंद्रः। चंद्रः के बाद शुंडः, फिर वृक्षः, फिर दंताः, चंचुः, है ना, त्रिशूलम, अष्ट, ढक्का और शंख। इसी प्रकार से ये कुछ नाम हैं। अब प्रथम वर्ण से कौन कौन से नाम बनते हैं, है ना। अग्नि से अग्नि बना, अस्त्र बना, फिर उधर यहाँ पे नदी बना, नौका बना। क से क्या बना, कपोतः बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से म से मकरः, मयूरः, इस तरीके से बन जाएंगे। च से चंद्रः बन जाएगा, चमसः बन जाएगा, है ना। ह से बन जाएगा, क्या बनता है, ह से बनेगा हस्तः। क्या बनेगा, हस्तः। इस प्रकार से कुछ नाम हैं जो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। अपने माता का नाम, पिता का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, पितामही यानी कि दादी का नाम, पितामह दादा का नाम,
मातामही नानी का नाम, मातामह नाना का नाम। इस प्रकार से हमें नाम लिखने हैं, अपने कक्षा के शिक्षकों के नाम लिखने हैं, है ना, मित्राणाम मित्रों के पूरे नाम लिखने हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब योग्यता विस्तार के लिए कुछ समझते हैं कि कस्यचित् ध्वनेः वर्णस्य वा उच्चारणे मुखस्य मुख्या भूमिका भवति इति वयं सर्वे जानीमः। कदाचित् मुखेन सह नासिकापि उपयोगः भवति इति अनुभवामः। यथा अंग नम अंग, है ना, तो मुख के साथ जब नासिका का प्रयोग होता है तो आस्य भवतः, आस्यमाभ्यन्तरे वर्णानाम् उत्पत्ति कुत्र भवति इति पश्यामः। मुखे पंचसु स्थानेषु नासिकायाम् एकस्मिन् स्थाने एवं प्रकारेण सामान्यतः आस्ये 6 स्थानानि, आस्य मतलब उच्चारण स्थान कितने हैं, 6 हैं, भवन्ति येषु वर्णानाम उत्पत्ति होती। अब ये कुछ एक डायग्राम समझाया गया है कि भाई ये तो मुख है, ये दांत है, फिर मूर्धा है, मूर्धा के पीछे तालु है ना, फिर यहाँ पे नासिका है, इधर मुखम है, कंठ है, ये कंठ है और ये ओष्ठ है। तो इस जगह से इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कंठ से अ और आ का, क ख ग घ ng का, ह का विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। तालु से ई बड़ी का, च छ ज झ य और श का उच्चारण किया जाता है तालु से। मूर्धा से री और बड़ी री, ट ठ ड ढ ण र और श का उच्चारण किया जाता है मूर्धा से। दंत्या दांत से लरी वर्ण का, त थ द ध न ल और स का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार ओष्ठ से उ और बड़े उ का, प फ ब भ म का उच्चारण किया जाता है ओष्ठ से। नासिक के वर्ण में अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है। और द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानीय मतलब 2 उच्चारण स्थान जो कंठ और तालु से किया जाता है। अ और ई मिलके ए बना और अ और ए मिलके ए बना, आय बना, तो इसका कंठ और तालु से किया जाता है। कंठोष्ठ में और ओ का किया जाता है कंठोष्ठ में। इसी प्रकार से जो नासिक के वर्ण हैं, तालु नासिका से ञ, मूर्धा नासिका से ण, दंत नासिका से न, है ना, ओष्ठ नासिका से म, कंठ नासिका से ग, ये दंतोष्ठ्य वर्ण है वह। इस प्रकार से ये कुछ उच्चारण स्थान है। इस तरीके से हम डायग्राम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे की कक्षा में और समझेंगे हम। तो आज हमने पढ़ा वर्णमाला के बारे में। तो अगली कक्षा में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को निरंतर रूप से कक्षा मिल सके और किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।